हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखो, बिहार बोर्ड में अभी जो है सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का। ये इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन अभी 2025 यहाँ पर बिहार बोर्ड में जो हुआ है, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन थे, उसका क्या करेक्ट आंसर है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से आंसर की होगा और ये ऑथेंटिक होगा। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का ये पेपर हुआ है और बाद में जो है 30 मार्क्स का क्या होता है, इनका प्रैक्टिकल होता है और सेम यही पैटर्न बोर्ड में भी रहने वाला है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा बोर्ड एग्जाम का। चलो फिर सारे क्वेश्चन देखते हैं और उसका करेक्ट आंसर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक है। द पैकिंग फ्रैक्शन इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज। चार ऑप्शन है, 0.52, 0.68 एंड 0.74, 0.32। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, 0.74। डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देखेंगे कौन सा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक सॉलिड? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, ब्रास। क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के खाली स्थान दखल कर लेता है, तब कौन सा दोष होता है? When an electron occupies the empty space of negatively charged ion in a crystal, then the defect is। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एफ सेंटर्ड। उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन खाली स्थान को दखल कर लेता है, खाली स्थान ऑक्यूपाई कर लेता है, उस दोष को कहते हैं एफ सेंटर्ड दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था कि एक निश्चित तापक्रम पर उबलने वाला मिश्रण। एक ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित तापक्रम पर उबलने लगे, इस तरीके के मिश्रण को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बॉइलिंग मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन करता है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, CHCl3 एंड CH3COCH3। ये जो है ये राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बाकी का जो बचा हुआ बी, सी और डी है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कब शो करते हैं ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग जल्द ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो ये तो एक रटा रटाया क्वेश्चन है कि मोलैरिटी जो होती है प्योर वाटर की, ठीक है ना, प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो होती है 55.55 मोल, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका समपराशरी दाब सबसे अधिक होता है? विच विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्या? 1 मोल एलम सोल्यूशन। जो 1 मोल एलम सोल्यूशन होगा उसका समपराशरी दाब सबसे ज्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा इन तीनों के अपेक्षा, राइट? ग्लूकोज, यूरिया और NaCl के अपेक्षा एलम का ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा था कि मोलल अवनमन स्थिरांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा था। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा टी अपॉन DF अपॉन एम। अब ये एक फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो वो जो है कि यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो डेल्टा टी और इज इक्वल टू एक कांस्टेंट और इनटू एम। तो एम जब इधर आता है तो वो डेल्टा TF के अपॉन में हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर किसी पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य में रहती है उसे कहते हैं, राइट? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। कुल मिला के आपसे ये कह रहा है कि वो वायुमंडलीय दाब आप बताइए जिस पर पदार्थ जो है, पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था साम्य में होता है। मतलब उस अवस्था से वो ठोस में भी बदल सकता है और द्रव में भी बदल सकता है, दोनों। उस अवस्था को क्या कहते हैं? देखो, तो अगर उस अवस्था से वो ठोस में बदल जाए तो उसको उसका गलनांक कहेंगे, और अगर वो उससे जो है कि
सॉरी मैंने क्या बोला आपको अभी, अगर द्रव में बदल जाए तो वो उसका क्या है, गलनांक है, और अगर वो वहां से ठोस में बदल जाए तो वो उसका क्या है, हिमांक है। तो यहाँ पर दोनों बातें दी हुई हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा था। बोथ ए एंड सी, गलनांक या हिमांक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत अपघट्य वह पदार्थ है जो, इसका इंग्लिश वर्जन भी हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा सब्सटेंस होता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, डिसोसिएट्स इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जल में घुलने पर आयन में विघटित हो जाता है। जो जल में जब आप उसको घुलाएंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, उसी को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब विद्युत धारा को AlCl3 के जलीय घोल से प्रवाहित किया जाता है तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता है। आवेश की मात्रा है। When electric current is passed through aqueous solution of AlCl3, मतलब aqueous solution AlCl3 के aqueous solution से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, then 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड। तो AlCl3 से 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम जो है कि डिपॉजिट हो रहा है। तो कितने अमाउंट का चार्ज वहां पर मतलब यूज हुआ होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 0.1.5 फैराडे। कितने आवेश जो है कि आवेश की मात्रा जो थी वो कितनी होगी, 1.5 फैराडे। ये एक कैलकुलेशन न्यूमेरिकल का सवाल है, इजी है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकत्व स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज होता है। माफ करिएगा, अगर आप बढ़ाते हो, अगर आप डाइल्यूशन को मतलब कि उसकी तनुता को बढ़ा रहे हैं तो जो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लवण सेतु में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन साल्ट ब्रिज, किसका इस्तेमाल साल्ट ब्रिज में करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, KCl, राइट। इस ऑप्शन में था KCl, तो इसका करेक्ट आंसर KCl हो जाएगा। और या फिर अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है कि बाकी के BCD तीनों ही गलत ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो आयन सबसे सहजता से आक्सीकृत होगा वह है, मतलब कि द आयन विच इज मोस्ट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड इज, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन में कौन है जो आयन सबसे आसानी से आक्सीकृत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, I नेगेटिव, राइट। जैसे सबसे आसानी से ऑक्सीकृत वही हो पाएगा जिसके पास, जैसे कि सबसे ऑक्सीकृत का मतलब क्या, ऑक्सीडाइज, यानी कि बहुत आसानी से उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, यानी कि उसमें क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन कर पाएगा, तो वो वही करेगा जो एक आप देखेंगे जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो जैसे फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है, यानी कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा नहीं। वैसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है, तो मतलब +1 यानी कि 1, 18। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,8,8। इसके भी लास्ट सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसी तरीके से ब्रोमीन का, लेकिन आयोडीन जो होगा ये इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब कि जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा था, मॉलिक्यूलैरिटी, जो अणुसंख्यता होती है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, अभिकारकों के सांद्रण पर, तापक्रम पर और अभिकारकों की प्रकृति पर डिपेंड करता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें से कौन है जो प्रथम कोटि का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NH4 NO2 और N2O H2O। ये जो रिएक्शन है ये जो है कि टूटेगा, तो ये जो है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था। ओके, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो जरूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 30 मिनट है तो उस अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा। If the half-life period of a first order reaction is 30 minutes, then how much time would required for 75% completion of the reaction? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 घंटा
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन वाले जो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है उससे, तो ये 1R आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था, अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास कि हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिशोषित होता है। हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे ज्यादा अवशोषित होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट थे, निकल, पीडी और पीटी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसमें से ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया को कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेप्टाइजेशन। उसको पेप्टीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, पेप्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड। तो स्टार्च सॉल जो होता है ये एक लायोफिलिक कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड स्टार्च सॉल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड। उस एनर्जी को क्या कहते हैं जो एड्सॉर्प्शन के समय पे रिलीज होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्सॉर्प्शन एनर्जी, अधिशोषण ऊर्जा ही उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी अयस्क के प्रगलन के समय फ्लस्क का क्या कार्य होता है, द फंक्शन ऑफ फ्लस्क ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ एन ओर। मतलब स्मेल्टिंग ऑफ ओर यानी कि प्रगलन के समय फ्लस्क का क्या कार्य होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव गैंग, गैंग को निकालना। गैंग एक प्रकार की अशुद्धि होती है जिसे कहते हैं, यही निकालने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैद्युत अपघटन विधि से निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण होता है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है इससे किसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल क्षार धातुओं के लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए और एल्युमिनियम सबके लिए करते हैं। मतलब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 था कि प्रक्षेत्र शोधन विधि से प्राप्त किया जाता है, और इसको इंग्लिश में इसका क्या क्वेश्चन था, जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन। जोन रिफाइनिंग मेथड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए। मतलब कि विशेष अत्यंत ही विशुद्ध धातु, ठीक है ना, अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रक्षेत्र शोधन विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 था, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण निक्षालन विधि से किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। मतलब लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कौन से धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एल्युमिनियम के लिए भी कर सकते हैं, एजी के लिए भी कर सकते हैं और एयू के लिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 था, निम्नलिखित में से किसका जल अपघटन नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। इसमें से कौन है जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, NF3। NF3 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, बाकी सारे इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। इसमें से कौन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O5। इसको आप जो है वैसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30, IF5 में प्रसंस्करण होगा। मतलब IF5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, द हाइब्रिडाइजेशन इन IF5 इज। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, sp3d2। तो क्योंकि इसमें चूंकि 5 जो है कि एक जो है कि आपका सेंट्रल एटम है और उसके साथ जो है कि 5 उसके साथ बॉन्डिंग के एटम है, तो 5 है, तो इसमें संकरण जो होगा वो भी किसका होगा, 5 का होगा, एक S का, 3 P का और 2 D का। बाकी ऐसे ये तरीका नहीं है, निकाला जाता है इसको प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ClO2 जो है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 32 था, सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस है, द लाइटेस्ट एंड नॉन कंबस्टिबल। ऑप्शन में ध्यान रखना है, नॉन कंबस्टिबल है, अज्वलनशील मतलब जो जले नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सी, हीलियम। हीलियम जो है वो सबसे हल्की भी है
और अज्वलनशील भी है। हाइड्रोजन हीलियम से तो हल्का है बट ये ज्वलनशील है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, XeF2 की संरचना है, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। XeF2 का जो संरचना होता है वो कैसा होता है, सभी लोगों को पता है, लीनियर होता है। Xe और यहाँ पर क्या, दोनों साइड में F, इस तरीके का बॉन्ड होता है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 34 था, NaOH को गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बनते हैं। यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट सोल्यूशन ऑफ NaOH। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, NaCl एंड NaClO3, राइट। तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ लिखा है, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, NaCl एंड NaClO3। क्वेश्चन नंबर 35 था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, F2। बाकी जो है कि सारे ही पॉजिटिव करेंगे बट कौन नहीं करेगा, तो वो था F2। क्वेश्चन नंबर 36 था, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है। कौन सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल। सबसे कम वाष्पशील जो है ऑप्शन नंबर डी, H2O जो है वो सबसे कम वाष्पशील है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रोमियम जो जिसका एटॉमिक नंबर 24 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि इसका अगर 24 है तो ये आर्गन, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, तो आर्गन तक तो ये जाएगा, मतलब 18 तक तो कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होगा। और 18 के बाद बच गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है कि डी में जो है कि 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं इन्हीं की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले ये हाफ फील्ड करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को, तो 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरेगा और फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है कि आपका एस ऑर्बिटल में भरेगा। तो ये जो है कि ये सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये आप लोग जानते हैं पॉली का जो है कि हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल यही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि Fe2+ जिसका जो है कि जिसमें Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब ये कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 4 इसमें क्या होंगे सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो आप ऐसे समझ लो कि Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 26 है। तो Fe पे 2+ है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रखे हैं, यानी कि इसके पास एटॉमिक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24 है। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब टोटल कौन से इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड हैं। तो ये आप देख सकते हो, अगर 24 है तो 18 तक तो सारे ही पेयर्ड होंगे। और उसके बाद से बच्चे कितने जो है कि आपके 6, और उस 6 में जो है आपके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि पेयर्ड नहीं होंगे। बाकी आप इसको जो है कि निकाल भी सकते हैं अभी पीछे वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी उससे। क्वेश्चन नंबर 39 था, लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। लेंथेनाइड संकुचन, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, Zr एंड HF हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। Zr और HF की परमाणविक त्रिज्या लगभग क्या है सर, समान है। क्वेश्चन नंबर 40 था कि Ce जिसका एटॉमिक नंबर है 58 के द्वारा प्रदर्शित मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सिबिट बाई Ce आर। इसका मतलब कि इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही था, +3 और +4। बाकी कैसे, इसको आप निकालिएगा। फिर जो है कि क्वेश्चन नंबर 41 था, K3Cr C2O4 बोलता है इसमें क्रोमियम की समन्वय संख्या एवं ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस आर रेस्पेक्टिवली। तो 2 चीजें हमसे पूछ रहा है, एक तो इसका जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 एंड +3। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब इसने कितने लोगों से कोऑर्डिनेट किया है, कितने लोगों से बॉन्ड बना के रखा है, तो वो 6 है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 था, ये K3Al C2O4 होल था, इसका IUPAC नेम क्या होगा। इसका IUPAC नेम बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका होगा IUPAC नेम। क्वेश्चन नंबर 43 था, AgCl NH4OH के घोल निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण खुलता है। AgCl डिजोल्व्स इन NH4OH ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, AgNH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और Cl, इसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टफलकीय जटिल यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, FeF6 होल टू द पावर 3 निगेटिव।
क्वेश्चन नंबर 45 था, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। अब ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये आपके इस बार के बोर्ड में भी आए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ Mg इन ड्राई ईथर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, C2H5Cl। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 है, C2H5Br अगर केसीएन से रिएक्शन कराएं तो ए एक प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इसका जल अपघटन करा दें HCl के प्रेजेंस में तो एक प्रोडक्ट और बनेगा B। तो हमसे यही पूछ रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया में यौगिक B है, मतलब ये जो B वाला यौगिक बनेगा ये क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओके ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है। एल्किल हाइलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द दीज, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल, इन तीनों को बनाने में ही हम लोग एल्किल हाइलाइड RX एल्किल हाइलाइड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एल्किल हाइलाइड की घटती क्रियाशीलता का क्रम है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड की डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, RI, RBr और RCl, यानी कि सबसे इसमें जो रिएक्टिविटी कम होगी वो किसकी होगी, RCl की होगी, फिर RBr और फिर RI, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 49 था हमारे पास, ब्यूटेन टू ऑल क्या है। प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल क्या है, मतलब कि ब्यूटेन टू ऑल इज अ, तो ये एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, परिशोधित स्पिरिट क्या में रहता है, यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कॉन्टेंस, रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना स्पिरिट की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 95.5% एल्कोहल होता है उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 था हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल ल्यूकास अभिकारक से सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। ये जो है आपका जो है कि ल्यूकास रिएजेंट से सबसे तीव्र गति से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सरल ईथर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल ईथर। तो इसमें से कौन सिंपल ईथर है, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखो हैं तो सारे ही ईथर, ए भी ईथर है, बी भी ईथर है और सारे ही ईथर हैं, बट इसमें सबसे सिंपलेस्ट अगर कोई ईथर है तो वो ऑप्शन नंबर सी है। अब ऐसा क्यों है, इसमें फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो सब मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको तो करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 था, टॉलिन अभिकर्मक निम्नलिखित में से किसका अमोनिया घोल है। The Tollens reagent is a ammonical solution of which of the following। किसका है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, AgNO3। क्वेश्चन नंबर 54 था, कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग गिव्स CH3CHO। और ये फेमस सवाल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को अगर हम गर्म करते हैं तो हमको क्या देगा, तो वो देगा CH3CHO। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। द IUPAC नाम ऑफ दिस सब्सटेंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2-मेथिल प्रोपेनल। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आपका मेथिल ग्रुप है तो 2-मेथिल, और चूंकि ये जो है कि CHO ग्रुप है तो लास्ट में ऑल लगा देंगे। कार्बन की 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो मेथेट प्रोप इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेनल। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोट्रोपिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरोट्रोपिन। इसमें से यूरोट्रोपिन कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH2 6N4, इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। अब ये थोड़ा सा एक नया सवाल था, इसके पहले क्वेश्चन नहीं मिला है, बट ये एक इस बार क्वेश्चन थोड़ा न्यू है। बाकी क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयव है। मोनोकार्बोक्सिल एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर। एस्टर का ये क्या है, कार्यात्मक जो है कि क्रियाशील समावयव है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CCl3COOH। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना कि जहाँ पर क्लोरीन जो है कि बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ क्लोरीन अगर बढ़ते जाएंगे तो वो जो है कि एसिडिटी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे तो एक भी Cl नहीं है, यहाँ एक Cl है, यहाँ 2 Cl है और यहाँ पर 3 Cl है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 59, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो उनके में से कौन प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फार्मिक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, CO।
क्वेश्चन नंबर 60 था कि एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 या KOH से कराने पर प्राप्त होता है, मतलब एसिटामाइड ऑन रिएक्शन विथ Br2 और KOH गिव्स क्या देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथिल एमीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एसिटिक क्लोराइड प्राप्त नहीं होता है। एसिटिल था, माय मिस्टेक। एसिटिल क्लोराइड इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिक एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCl3। क्वेश्चन नंबर 62 था हमारे पास कि गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1 डिग्री एमीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 क्वेश्चन था एक कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहता है। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, वेट, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल आइसोमर। ये एक दूसरे के क्रियाशील समावयव हैं, इनको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 65 है कॉड लिवर तेल में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में कौन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास निम्नलिखित में से कौन पेप्टाइड बंध को सही से निरूपित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें से पेप्टाइड बॉन्ड का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये बड़ा फेमस सा सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक है। इसमें से कौन है जो संघनन बहुलक है। हिंदी में अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है वो आपका जो है कि सब होते हैं, ब्यूनाइस रबर भी होता है, बेकेलाइट भी होता है, नायलॉन 6 भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, एम्पिसिलिन है एक, एम्पिसिलिन इज एन, एम्पिसिलिन क्या है, तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 69 था कि नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ का उपयोग होता है। नायलॉन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जो है कि इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एनेस्थेटिक, मतलब एनेस्थेसिया में किसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी बहुत ही कॉमन सा सवाल हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी N2 हो। तो ये रहे सारे वो 70 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे और ये उनका आंसर था। डिटेल एनालिसिस तो मैंने नहीं किया, सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताया, एक तरीके से आंसर की है। चलो फिर जो है ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और क्लास 12 की और भी सारी जो बोर्ड से रिलेटेड जो है कि वीडियोस हैं वो इस चैनल पर आने वाली हैं। आप लोग जो है कि कनेक्ट रहिए इस चैनल से। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।